बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लेक्चर 3 में अपने तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूँ। दिस इज़ नजीब, लेक्चरर GCMS मर्दान। आज के इस ई लेक्चर में हम स्टडी करेंगे द रिलेशनशिप ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विद जनरल मैनेजमेंट। इसका मतलब ये होगा कि कहाँ कहाँ पर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और जनरल मैनेजमेंट में ओवरलैपिंग एरियाज़ को नोट कर पाएंगे और कहाँ कहाँ पर इनके दरमियान डिफरेंसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चूँकि हमारा फोकस जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है कि मोस्टली द नॉलेज नीडेड टू मैनेज अ प्रोजेक्ट इज़ यूनिक इन नेचर because of the critical path analysis and work breakdown structure। ज़्यादातर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो नॉलेज रिक्वायर्ड होती है वो यूनिक होती है, डिफरेंट होती है जनरल मैनेजमेंट से। और उसकी वजह ये है कि हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्रिटिकल पाथ एनालिसिस और वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर यानी WBS होता है। अब आप देखें कि क्रिटिकल पाथ एनालिसिस और WBS जो है ये हर प्रोजेक्ट के स्कोप को देखकर इसके लिए डेवलप किया जाता है। मतलब द WBS एंड CPA डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, स्कोप टू स्कोप, या नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट। सो हम हर एक प्रोजेक्ट के लिए एक यूनिक किस्म की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है। और जनरल मैनेजमेंट में तो आम स्टेप्स है और वो हर जगह पर सेम ही तरह से फॉलो की जाती है। तो कभी कभार इस तरह होता है कि हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूनिक इन्फॉर्मेशन जो है वो नीडेड होती है। हाउएवर दीज टू टर्मिनोलॉजीज हैव सम ओवरलैपिंग एरियाज। ताहम ये जो दो टर्मिनोलॉजीज है, एक PM है, दूसरा जनरल मैनेजमेंट है। PM से मुराद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और दूसरा जनरल मैनेजमेंट। इन दो टर्मिनोलॉजीज़ के दरमियान कुछ ओवरलैपिंग एरियाज़ भी है। मिसाल के तौर पर ये दो पॉइंट्स गिवन है, फंक्शनल डिपार्टमेंट एंड सपोर्टिंग डिसिप्लिन। हर एक प्रोजेक्ट में फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होंगी और सपोर्टिंग डिसिप्लिन होंगे। ये चीज़ें जनरल मैनेजमेंट में भी होती है, फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होती है और सपोर्टिंग डिसिप्लिन होती है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में होती है। अब कौन कौन से हैं? मिसाल के तौर पर लीगल, हमारा लीगल सेल होता है जो कि हमारी एक्टिविटीज़ पर लीगल ओपिनियन देती है, लीगल कंसल्टेशन के लिए काम करती है और सारे प्रोजेक्ट को या सारे मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मॉनिटर करती है। तो लीगल सेल जो है ये प्रोजेक्ट में भी होता है और ये जनरल मैनेजमेंट में भी होता है। दूसरा है प्रोडक्शन। तो देखें कोई भी इदारा हो तो उसमें उमूमन हम मतलब सारे इदारों में तो नहीं लेकिन ज़्यादातर इदारों में हम प्रोडक्शन करते हैं। तो प्रोडक्शन जो है ये जनरल मैनेजमेंट के डोमेन में आता है एज़ वेल एज़ ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के डोमेन में भी आता है। आगे है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब मुझे मटेरियल चाहिए होती है, जनरली ऑर्गेनाइजेशंस में भी चाहिए होती है और प्रोजेक्ट्स में भी चाहिए होती है। तो उसी मटेरियल के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी होती है और जनरल मैनेजमेंट में भी होती है। तो ये भी एक ओवरलैपिंग एरिया है, वो एरिया जो कि दोनों किस्म के मैनेजमेंट्स यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और जनरल मैनेजमेंट शेयर करते हैं। आगे है मार्केटिंग एंड पर्सनल। अब देखें आपका जो भी प्रोडक्ट है, खा आप किसी इदारे के लिए वो प्रोड्यूस कर रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं, तो उसकी मार्केटिंग ज़रूरी होती है। उसकी इंफॉर्मेशन मार्केट के साथ, कस्टमर्स के साथ, उसके लिए मार्केट एनालिसिस और वो सारी चीज़ें दोनों में होती है। तो जनरल मैनेजमेंट में भी मार्केटिंग होती है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी मार्केटिंग होती है। एंड पर्सनल, तो ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा फैक्टर है जिसके बगैर कोई भी इदारा नहीं चल सकता। ह्यूमन रिसोर्स ही वो फैक्टर है जो कि लेबर प्रोवाइड करता है, लेबर फोर्स प्रोवाइड करता है।
तो मार्केटिंग जनरल मैनेजमेंट में भी पर्सनल मैनेजमेंट होती है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी पर्सनल मैनेजमेंट होती है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है टेक्निकल एलिमेंट्स। अब टेक्निकल एलिमेंट्स जो है ये प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ होती है, इदारों में भी यूज़ होती है, तो मतलब ये जनरल मैनेजमेंट के डोमेन में भी आता है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के डोमेन में भी आता है। तो ये भी एक ओवरलैपिंग एरिया है। सो टेक्निकल एलिमेंट्स सच एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आप किसी इदारे के लिए बना रहे हो, किसी प्रोजेक्ट के लिए बना रहे हो, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, तो ये दोनों जनरल मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के डोमेन में आता है। फार्मास्यूटिकल, अब वो फार्मास्यूटिकल जो है ये आपके एम्प्लॉयज़ आपके पर्सनल से भी रिलेटेड है, उनके लिए फ़र्स्ट एड और जो भी उनके फार्मास्यूटिकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो चाहे प्रोजेक्ट के हो एम्प्लॉयज़ या वो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हो, दोनों के लिए ज़रूरी है। वाटर एंड सैनिटेशन, पानी और इनका ये सैनिटेशन का जो प्रोसेस है ये दोनों जो है सीवरेज वगैरह ये प्रोजेक्ट्स में भी ज़रूरी होता है और ऑर्गेनाइजेशंस में भी ज़रूरी होता है। तो दोनों जनरल मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के डोमेन में ये आता है। इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, अब इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग जो है ये भी दोनों के डोमेन में आते हैं। अच्छा, अब आते हैं डिफरेंसेस पे कि कहाँ कहाँ पर डिफरेंसेस है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में और जनरल मैनेजमेंट। सो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है जनरल मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग द स्टेटस को। जनरल मैनेजमेंट जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि स्टेटस को, जिस तरह आपका माहौल इदारे का चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जा रहा है, तो उस लेवल को या उस रफ्तार को बरकरार रखना, इसे कहते हैं मेंटेनिंग द स्टेटस को। आप अपने गोल्स की जानिब सही तरीके से रवा हैं तो इसी कारवान को चलते रहने देना, ये मेंटेनिंग द स्टेटस को है। तो जनरल मैनेजमेंट का काम जो है ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दैट इज़ अबाउट मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग द स्टेटस को, while the project management is responsible for overseeing the change। जबकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ये चेंज को कंट्रोल करती है, चेंज को ओवरसी करती है, उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेती है। सो द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट चेंज while the जनरल मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट मेंटेनिंग द स्टेटस को। सो ये इसके दरमियान एक फ़र्क है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है। अच्छा, आगे है अथॉरिटी। तो अब देखिए कोई भी इदारा हो तो वहाँ पर अथॉरिटी डिफाइन होती है, एक ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की होती है, एक डिफाइंड एक स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर होता है। सीईओ होगा, उसके नीचे जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करेंगे, उनके नीचे जो है वो कोऑर्डिनेटर्स होंगे, मैनेजर्स होंगे, जीएम्स होंगे, ये सारे एक चेन ऑफ कमांड जो है वो पहले से डिफाइंड होगा। किसी कॉलेज की एग्जांपल लेते हैं तो प्रिंसिपल होगा, उसके अंडर जो है वो कोऑर्डिनेटर्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के काम करेंगे, एचओडीज़ होंगे, उनके अंडर जो है वो फिर डिफरेंट पर्सनल काम करेंगे, टीचिंग फैकल्टी होगी, नॉन टीचिंग फैकल्टी होगी। हर एक बंदे को अपनी अथॉरिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्लियर होगी और एक प्रॉपर चेन को, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की या एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए वो काम करेगा। सो अथॉरिटी डिफाइंड इन द जनरल मैनेजमेंट इज़ स्ट्रक्चर्ड, या अथॉरिटी इज़ डिफाइंड इन द जनरल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। तो ये एक ख़ास स्ट्रक्चर में डिफाइन होती है। वाइल देयर इज़ नो स्पेसिफाइड लाइन ऑफ अथॉरिटी इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो है कोई स्पेसिफाइड लाइन ऑफ अथॉरिटी नहीं होती, पहले से डिफाइंड नहीं होती। इसको हम फजी लाइन ऑफ अथॉरिटी भी कहते हैं। फजी जो कि ब्लर्ड हो, जो कि लाइक फाइबर्स की शक्ल में हो, मोल्ड की जा सकती हो, उसको बहुत सारे हो, एक एम्प्लॉय जो है वो बहुत सारे लोगों को जवाब दे होता है वगैरह वगैरह। सो दिस इज़ अनक्लियर काइंड ऑफ अथॉरिटी इज़ देयर इन द
project management. So there is also a change in the with respect to authority in the project management and in the general management, and that is the definition of authority is clear and structured in the general management, while the definition of authority is totally unclear in the project management. Moving towards the next slide, and that is the next point, that is tasks. So there is a consistent set of tasks in the general management, while project management has ever changing set of tasks. जिस तरह के हमने पहले कहा कि वहाँ पर स्टेटस को के लिए काम किया जाता है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चेंज को ओवरसी करने के लिए काम किया जाता है. सो जब आप स्टेटस को के लिए काम करेंगे, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए काम करेंगे, उसको मैनेज करने के लिए काम करेंगे, तो आपके पास एक कंसिस्टेंट सेट ऑफ टास्क होंगे, बार बार रिपीटेटिव नेचर, रूटीन नेचर के टास्क होंगे. जबकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एवर चेंजिंग सेट ऑफ टास्क होंगे. आने वाले टास्क पिछले टास्क से टोटली डिफरेंट होंगे. So there is change in the project management and the general management with respect to set of tasks given in those two areas. अच्छा, आगे है responsibility to functions. So देखिए, जनरल मैनेजमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फंक्शंस ये है कि जनरल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है क्रॉस फंक्शंस के लिए, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के ओवरऑल जनरली जितनी भी फंक्शंस है, इन तमाम के लिए जनरल मैनेजर यानी जीएम रिस्पॉन्सिबल है. while in the project management the responsibility is limited to their own functions. जबकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट के फंक्शंस तक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड होगी. वो कौन कौन सी होगी? अपने प्रोजेक्ट के बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, एज वेल एज स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन जब आप डिस्क्लोज करेंगे तो उनके हवाले से रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. सो हम ये कह सकते हैं कि जनरल मैनेजमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फंक्शन इज़ अ जनरल यानी क्रॉस फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्रॉस फंक्शन नहीं है बल्कि सिर्फ अपने फंक्शन से इनका काम है. आगे है organizational structure. So general management works in permanent organizational structure. जिस तरह अभी मैंने अथॉरिटी में इस पे काफ़ी डिस्कशन की कि जनरल मैनेजमेंट में जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ये डिफाइंड होता है, पहले से स्ट्रक्चराइज्ड होता है, पहले से गिवन होता है, स्पेसिफाइड होता है. While the project management operates within the structure which exists for the life cycle of the project. देखिए, वो परमानेंट होता है. जनरल मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपका परमानेंट होता है, जबकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो एवर लास्टिंग नहीं होता, वो परमानेंट नहीं होता, बल्कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का काम होता है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल तक, starting from the beginning date of the project till the closing date of the project. ओके, सो ये एक प्रोजेक्ट बेस्ड होता है, पीरियड बेस्ड होता है, पीरियडिकल हम इसे कह सकते हैं. ये टेम्परेरी नेचर का होता है, ये एवरलास्टिंग नहीं होता. That was all about the relationship between project management and general management. If you guys have any question, you can ask in the comment section below. Thanks for watching this lecture.